पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक नारी की शक्ति है और नारी की पहचान भी। आज की डेट में भी जो महिलाएं होती हैं, आर्टिजन्स होती हैं, जब उनको पीरियड्स होते हैं तो उनको जहाँ पे गाय बकरी बांधते हैं वहाँ पे सुलाया जाता है, उनको घर के अंदर नहीं जाने देते। इवन उनको डेली का डेली जो उनका नहाना धोना है, कपड़े चेंज करना, उसके लिए भी उनको परमिशन नहीं होती है। मुझे लगता है उसी से कि हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपको आज के अपने पॉडकास्ट में, जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग बात करना कम पसंद करते हैं और आज के समाज में इसमें बात करना और उस विषय पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और नेचुरल प्रोसेस को किस तरीके से महिलाओं का साथ चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। और आज की हमारी मेहमान हैं श्रीमती ऋतु खरे जी। स्वागत है आपका मैम। और हम लोग यहाँ पर जिस तरह से ऋतु मैम एक समाज सेविका के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं और महिलाओं के माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर काम कर रही हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मैम, आपके बारे में हम लोग पहले जानना चाहते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र किस तरीके का रहा है और आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई है। देखिए, जर्नी का मैं बताती हूँ। सबसे पहले बोलूँगी कि कोई भी जब शुरू करते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते कि हम कहाँ किस एक टारगेट बना के नहीं चलते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट होती है। मेरी भी उसी तरह एक आम लड़की की तरह स्टार्ट हुई थी और मैं यूपी में ही बहुत लेट आई। और जब आई यूपी में तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ था, तो मैंने उसी फील्ड में काम किया। फिर एक दो एक्सपोर्ट हाउसेस में काम किया, उसके बाद डिज़ाइनर वर्कशॉप्स ली हैंडीक्राफ्ट के थ्रू। इस तरह से काम करते करते आगे चल के फिर 2016 में मैं पॉलिटिक्स में आई। लेकिन जो भी पॉलिटिक्स में भी आई तो जो भी जर्नी रही वो मैं महिलाओं से जुड़ी रही, क्योंकि मैं हैंडीक्राफ्ट में जब काम किया भारत सरकार की तरफ से पैनल डिज़ाइनर एज ए, तो कई आर्टिजन से जो महिलाएं ही होती थी, मैं उनके करीब गई। लोगों को हम लोग रिमोट एरिया में सिखाने जाते थे, वहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग देते थे। तो उनकी कई दिक्कतें समझ में आई और ये भी समझ में आया कि हर महिला के अंदर बहुत गुण होता है, सक्षम होती, लेकिन उनको अगर समय पर प्लेटफॉर्म ना मिले तो वो उनका जो हुनर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली या मुझे दिमाग में ये आने लगा, क्योंकि तब मैं भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो लेकिन दिमाग में आता था कि कभी कुछ ऐसा हुआ तो इन लोगों के लिए काम करेंगे ताकि इनको एक प्लेटफॉर्म दे सके। क्योंकि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग ऐसे परिवार में हैं कि हमारे हस्बैंड, हमारे पिता, हमारे भाई या कोई भी हमारे साथ है, सब हमको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हर महिला के साथ ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है महिलाओं को ही महिलाओं का साथ देना चाहिए और उन्हीं हमारी ही मदद से वो आगे आ सकती हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई है। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है मैम आपकी। और मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने इस महिला माहवारी स्वच्छता के ऊपर काम करने के बारे में कब सोचा, और आपने मतलब इसके पीछे कोई कहानी है या कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट है जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ऐसा जब मैं जाती थी रिमोट एरिया में, तो चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे जितनी भी लड़कियां होती हैं, देखिए हम फीमेल्स को इस चीज़ से तो जूझना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग परेशान रहती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं लोगों के बीच। और सबका जो महिला घर से बाहर निकलती है वो समाज में सभी लोग के बीच में रहती है और इसके लिए उसको अपनी हेल्थ को भी देखना होता है। साथ में हमारा जो एक टैबू बना हुआ है देश में कि इसको हमको सबके सामने नहीं लाना है। तो ये जो समस्या ख़ास तौर से ये नॉर्थ इंडिया में होती है, जो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। आप साउथ में चले जाओ तो आपके जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे इसको मंजल निरुट्टू वीजा करके एक पीरियड्स पे एक जब लड़कियों को शुरू होता है तो एक फंक्शन पूरा किया जाता है जिसमें सबको बुलाया जाता है। और सेम एज ए आंध्रा में इसको पेडमिनिसी पडंगा करके कहते हैं। उसमें भी लड़कियों को पूरा सजा के दुल्हन की तरह अपने समाज में अपने रिश्तेदारों के आगे रखा जाता है कि उनको डिस्क्लोज किया जाता है कि नाउ अब इनका स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल सर्कल स्टार्ट हो गया और अब ये प्यूबर्टी की तरफ आगे हैं। लेकिन नॉर्दर्न एरिया में जस्ट अपोजिट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग
जो अभी इधर तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप, चूँकि मैं डिज़ाइनर थी तो मैं हर एरिया में जाती हूँ, हर स्टेट में काम किया है मैंने। आप हिमाचल और उधर की बेल्ट में जाइए तो आज की डेट में भी जो महिलाएं होती हैं, आर्टिजन्स होती हैं, जब उनको पीरियड्स होते हैं तो उनको जहाँ पे गाय बकरी बांधते हैं वहाँ पिलाया जाता है, उनको घर के अंदर नहीं जाने देते। इवन उनको डेली का डेली जो उनका नहाना धोना है, कपड़े चेंज करना, उसके लिए भी उनको परमिशन नहीं होती है। तो मुझे इस चीज़ बड़ी हॉन्ट करती है कि इतना पढ़ लिख के भी आज हम लोगों के साथ ऐसा छुआछूत दिया जाता है। तो मुझे ये लगा इस चीज़ को दूर करना चाहिए। और सबसे मेन कि अब जो ये सर्वाइकल कैंसर होने लगे हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। महिलाएं काम करती हैं और हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इस तरह का नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सफाई रख सकें हर समय, और हर आदमी के, लड़कियों के लिए नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोग को आगे आना चाहिए और इन लोगों को इसकी अवेयरनेस, उनको जानकारी देनी चाहिए ताकि वो अपनी बच्चियों को, अपने को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। बिल्कुल मैम। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम महिलाएं इस तरीके के परिवेश से गुज़र रहे होते हैं तो हम लोग एक मेंटल ट्रॉमा में होते हैं, और वो मेंटल ट्रॉमा ज़्यादातर किशोरियों को उनके परिवार से ही मिलता है सबसे पहले, क्योंकि छुआछूत जैसी चीज़ शुरुआत पहले परिवार के ही लोगों से होती है, जिसकी मैं खुद भी शिकार रह चुकी हूँ। और मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ बाहर आना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी महिला या किसी भी किशोरी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो एक अलग पर्सन है जिसके साथ ये ऐसा कुछ भी हो रहा है। अब समाज बदल रहा है, बावजूद उसके हम जैसे लोगों की या आप जैसे महिलाओं का इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर खुलकर बोलना उन सभी लोगों के लिए एक आत्मविश्वास बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या, आपके परिवार में क्या इस तरीके का कोई मेंटल ट्रॉमा आपको झेलना पड़ा, या कोई ऐसा इंसिडेंस जब आपको लगा हो कि आप माहवारी में हैं और आपको वो इग्नोरेंस फील हुई हो, तो वो अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी तो प्लीज़ बताएं। देखिए, चाहे मैं ये, इस बहुत अच्छी बात आपने की, आज के डेट में भी मैं आपको बता सकती हूँ, हम लोगों ने भी किया है। हम लोग की मदर्स भी पढ़ी लिखी थी, सब कुछ था, मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन जो पूजा का जहाँ पे आता है ना कि हम लोगों में होता है कि हम मूर्ति पूजा ना करें, हम शिव जी को जल ना चढ़ाएं, हम मंदिर में प्रवेश ना करें, बाकी जो अचार छूना, सब्जी छूना, फ्रिज छूना या खाना बनाना या किचन में जाना, ये सब नहीं है। पानी छूना, ये सब कुछ नहीं है। राजस्थान में है कि पानी मत छुओ, क्योंकि वो पानी की पूजा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी 99% लेडीज़ जो हैं, और इसके लिए मैं अपनी मदर लोग को ही कहूँगी या अपनी दादी लोग को कहूँगी कि इसमें ये ससुराल मायका नहीं है, इसमें हमारी फीमेल्स ही हैं कि वही हम लोग को कहते कि नहीं तुम पूजा मत करो, तुम ये मत करो। वो हमको डर, उसके अंदर एक डर क्रिएट करती हैं कि नहीं, छूने से ये हो जाता है। और मुझे ये लगता है, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत जब छोटी थी तो मैं, फादर मेरे नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे, तो हम कामाख्या मंदिर गए। कामाख्या देवी बनी ही यही हैं कि उनको मतलब पीरियड्स होता है, और कामाख्या मतलब क्योंकि सती का वो कटी पोर्शन, कमर का पोर्शन वहाँ पे गिरा हुआ था। तो जब वहाँ पे लोगों ने बताया, और वो लाल कपड़ा लेके आते हैं, वो एज ए पूजते हैं उस चीज़ को। उनका जो पीरियड्स का कपड़ा माना जाता है कि लाल कपड़ा है, वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो मुझे ये जो सोच है ना, इतना ऑर्थोडॉक्स टाइप का लगा कि एक जगह आप उसी की पूजा कर रहे हैं और वहीं आप उस घर में जो है आप छुआछूत करें, ये कैसा है। तो चूँकि जब मैं इस पे थोड़ा बहस करती थी तो मुझे डांट के चुप कराया जाता था कि ठीक है, तुम्हारी फिलॉसफी अलग है। लेकिन चूँकि बचपन से मैं थोड़ा रिबेलियन और प्रैक्टिकल रही, तो मैं समझती थी इस चीज़ों को। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि क्या हो जाएगा, कौन सी चीज़ इसमें बुरी है भाई, उसी से तो, क्योंकि महिला एक सृजन है, यहीं से जीवन शुरू होता है। अगर ये प्रक्रिया ना हो, अभी यही महिलाएं दिक्कत होंगी कि भाई आगे जाके बेबी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसको इतना टैबू और इसको इतना बुरा नहीं मान के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, या आप उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको मतलब किसी को डाउन ना फील कराए या किसी को छुआछूत करके उसका हैरेसमेंट मत करिए। मेंटल हैरेसमेंट सबसे बुरी चीज़ होती है। और घर में इसकी शुरुआत करें कि 30 दिन आप पूजा करवाएं, 30 दिन हर चीज़ छूने को दें। ये नहीं कि आपको हो गया तो आप, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं कहूँगी, आज की डेट में भी सिटीज़ में जितना मॉडर्निज्म है, तब भी आज भी लोग इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ से दूरी बनाए रखते हैं। इसको अभी भी चेंज करने का
एक सोच हमें अभी भी ये जगानी है लोगों में कि हवन करें, नवरात्रों में करें या सत्यनारायण भगवान की पूजा में करें। और आप विश्वास नहीं करिएगा, मैंने अपनी मदर से ये चीज़ पूछी थी कि सपोज़ हम लोग पूजा में, हिंदू लोगों में पूजा में नहीं बैठने दिया जाता है लड़कियों को। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा है तो ये होता है कि नहीं भाई नहीं हो पाएगी, या वैष्णो माता के दर्शन करने हैं तो पीरियड्स में मत करिए। तो मान लीजिए किसी लड़की को शादी वाले दिन हो जाए, तो शादी से बड़ी पूजा क्या होती है, अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। तो मैंने ये पूछा था अपने चाची वाची से, उसमें क्या होता है? कहते नहीं नहीं, शादी में कोई मान नहीं। तब मैंने कहा ये बढ़िया है कि अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने को एडजस्ट कर लें। तो आप सोचिए, यानी कि ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं हुआ है। जब आप कामाख्या माता को पूज रहे हैं तो आप इनको भी पूज रहे हैं, आप घर में भी पूजा करिए इसको एक रेस्पेक्टेबल वे में देखें, ना कि छुआछूत में देखें। बहुत ही बढ़िया ख्याल हैं आपके मैम, और मैं चाहती हूँ कि आपकी इस तरीके की बातें महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। और मैम इस विषय में मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे कि जब आपने काम करना शुरू किया आपने, क्योंकि पुरुष वर्ग में किसी भी महिला को अपनी जगह बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें हम महिलाएं अपने घर परिवार और सभी तरह की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप राजनीति के क्षेत्र में जब आपने कदम रखा तो आपको क्या इस तरीके की दुर्भावनाओं का या रूढ़िवादी परंपराओं का सामना करना पड़ा, और उन चीज़ों से आपने कैसे डील किया? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, मैं बचपन से थोड़ी प्रैक्टिकल और रिबेलियन एटीट्यूड की थी। मुझे लगता था जो सच है वो सच है, और इतनी हिम्मत होनी चाहिए बोलने की कि हमको ये पसंद है या हम ये करना चाहते हैं। जब मैं पॉलिटिक्स में मैं एक कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करती, कि जो कि पॉलिटिक्स को बहुत ख़राब समझते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग। जबकि हमारे जितने पूर्वज हैं, हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो भी कास्ट थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रेसिडेंट। उसके बावजूद हम लोग की कम्युनिटी में एक सोच है कि कास्ट लोग राजनीति में फ्रंट पे नहीं रहते हैं, वो किंग मेकर बन के रहेंगे बट लीडरशिप में नहीं रहते वो। तो जब मैंने शुरू किया, जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और मैंने हैंडीक्राफ्ट में पीक पे थी मैं एज अ डिज़ाइनर मिनिस्टर टेक्सटाइल से, तो मेरे घर में भी हुआ, और बहुत मतलब इन लॉज ने भी हुआ वो उसमें। और मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट मतलब ऑफिसर है, तो मेरे घर में भी ये चीज़ हुआ कि तुम कुछ भी करो। उनका सोच था कि भाई हस्बैंड तुम्हारे उसमें है, ध्यान देना इस चीज़ को, यानी कि उनको लगता था पॉलिटिक्स से गलत है। तो जब मेरे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप पॉलिटिक्स जैसे, तो मैंने कहा पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटॉर्शन की और एक्सप्लॉयटेशन की, कि आप किसी से गन पॉइंट पे लेके काम कर रहे हैं, वो भी एक पॉलिटिक्स है। और एक होती है सोशल वर्कर। तो मैंने सोशल वर्कर की साइड चुना कि हम पॉलिटिशियन बन के किसी की मदद कर सकते हैं, ना कि किसी का कोई चीज़ स्नैच करने के लिए। तो मेरा मानना है कि ये सोच लोगों में होती कि पॉलिटिक्स ख़राब होती, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम उसको अच्छे वे में ले जाएँ, किसी की मदद के उसमें ले जाएँ, तो पॉलिटिक्स से बढ़िया पावरफुल जगह नहीं है। क्योंकि भारत में सर्वाइव करने के लिए पावर बहुत ज़रूरी होती है। तो पावर का यूटिलाइज़ कैसे करें, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी पावर का किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। हाँ, तो यानी कि आप उस ताकत का सही तरीके से महिला सशक्तिकरण की ओर उसका इस्तेमाल कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है मैम। और हम लोगों के हिसाब से आपका जो नज़रिया है महिलाओं के प्रति या समाज के प्रति, वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। मैम, महिला सशक्तिकरण के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आप इसके बारे में भी हमारे साथ कुछ अपनी राय शेयर करें। बिल्कुल, मैं इसमें ज़रूर मानती हूँ। देखिए, महिला सशक्तिकरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कितना भी बोलें, लेकिन हम ये मानते हैं कि भारत का समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, और शुरू से रहा है, ऐसा नहीं कि अभी रहा है। लेकिन पूरा भारत नहीं है। आप हिमालयन बेल्ट में चला जाइए, जितना भी आपका वेस्ट बंगाल साइड से, बिहार से स्टार्ट हो जाता है, और जितना भी आप हिमालय रेंज में जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट साइड सेवन सिस्टर में, चाहे आप पंजाब साइड में, वहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग होती है। आपको ये मतलब जानकारी होगी। जितना इवन शादी वादी में भी मणिपुर नागालैंड में लड़कियों के उस पर शादी होती है, और वो लड़कियों के नाम पे उनका खानदान चलता है। जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में और साउदर्न में जैसे इसके होता है पुरुष प्रधान। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग को लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक चाहे घर हो चाहे बाहर हो,
ये बहुत है, जब हम बचपन से जब घर में रहते हैं तो हमारे माता पिता ही या हमारी दादी और माँ लोग ही ये बोलते हैं तुम जो करना अपने घर जाके करना। ये शब्द हम शायद ही कोई लड़की हो जिसने ना नहीं सुना, सुना हो बिल्कुल, कि बिल्कुल। जाना जो करना देखेंगे तुम अपने घर में। ये अपना घर जो होता है ना, जब हम आते हैं ससुराल तो भी यही बोला जाता जाओ तुम अपने घर। तो मैं हर नारी से ये चीज़ मेरे दिमाग में आती थी, आखिर हम लोग का घर कौन सा है? क्योंकि हम जब तक शादी नहीं होती तो भी हमको यही सुनाया जाता अपने घर। अब जब हम शादी होके आते तब भी यही बोला जाता है कि इनका घर तो ये आपका घर। मतलब हमारे मायकों को ससुराल की साइड से बोला जाता है कि आपका घर, या कोई पूछता अच्छा आप कहाँ की हैं, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो आज भी अधर में है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत रियलाइज़ किया और मुझे ये चीज़ बहुत हॉन्ट करती थी। मुझे लगता है उसी से कि हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी पे जाए। आप विश्वास नहीं करिएगा, मेरी एक शर्त थी मेरी मदर से कि मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूँगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी पे जीऊँगी। मैं एज ए मिसेस किसी की नहीं कहलाना चाहती। ये मेरा शुरू से था। डांट भी पड़ती थी, मैं सच बताऊँ लेकिन ये था, एक ज़िद थी कि मैं इतने मेहनत करके वहाँ पहुँचूँगी कि मुझे अपना नाम ना चेंज करना पड़े, अपना सरनेम ना चेंज करने लोग, क्योंकि जब ये मेरा नाम है तो पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि एज ए मिसेस या उनके मेरे हस्बैंड का सरनेम मेरे आगे पीछे लगे। वो मेरी पहली पहल थी। और मैं आज भी सब लड़कियों से कहती हूँ कि इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इतने जगह बन जाओ। और आप विश्वास नहीं करिएगा, एक मुझे बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता ने ये चीज़ पूछा मुझसे कि भाई बेटा तुमने अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया, तुम क्यों खड़े ही रखा? तो मैंने उनको ये बात बताई कि नहीं सर हमारा ऐसे से हो गया था इसलिए। तो आप उस पोजीशन पे आ जाओ कि आपके ना इधर के फैमिली ना उधर के, मतलब समाज आपको एज ए आपकी ही आइडेंटिटी से एक्सेप्ट करे, ना कि आपके हस्बैंड के सरनेम से एक्सेप्ट करे। बहुत ही बढ़िया। तो मैम इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि अगर आपने जब समाज के लिए एज अ समाज सेविका आपने काम करना शुरू किया, और ख़ास तौर से महिलाओं को या उस वर्ग को जहाँ पर उन लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, वहाँ पर आपको क्या लगता है कि माहवारी स्वच्छता और सशक्तिकरण, इन दोनों को आप किस तरीके से देखना चाहती हो? इनको इनका आपके हिसाब से सबसे सही कनेक्शन क्या है? देखिए ये बहुत सिक्के के दो पहलू की तरह है, क्योंकि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप मैंने इसलिए बोला कि जब हम लोग लड़कियां पीरियड्स में होती हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको छुआछूत होता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, तो जो वर्किंग लेडी है तो उसके वर्क पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। अगर घर से एक प्रेशर है, एक प्रेशर लेके चल रही है, ऊपर से जो इंटरनली जो उसको बायोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बॉडी का जो हार्मोनल प्रॉब्लम है उसको फेस करना है, प्लस उसके सामने जो वर्किंग प्लेस पे जाती है वहाँ के चैलेंजेज है, दोनों को मर्ज करना आसान काम नहीं है। तो मेरा मानना है कि हम इस तरह से उनको कंफर्ट जोन में रखें, उनको इस तरह से एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें कि वो अपना वर्किंग जो पीरियड है, जो वर्क करते हैं, जो स्पेस है वहाँ पे या उस समय वो फ्री माइंड से बिना किसी टेंशन से वो काम कर सकेंगे, तो उसका आउटपुट भी अच्छा निकलेगा। और साथ ही साथ सिर्फ वर्क आउटपुट नहीं, प्लस उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, उनके मेंटल पे पड़ेगा। क्योंकि जब आप अंदर से नहीं खुश हैं तो आपका चेहरा चमक नहीं सकता। अगर किसी महिला को खुश दिखना है, अच्छा ग्लो फेस रखना है, तो फिर वो मेंटली और इंटरनली दोनों तरफ से फिट हो, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। और मैम मैंने सुना है कि आप एक संस्था के साथ जुड़कर, और आपकी अपनी खुद की संस्था भी महिला सशक्तिकरण, माहवारी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के बारे में आपकी इस दिशा पे क्या राय है? देखिए मैं तो मानती हूँ कि इसको बिल्कुल एसेंशियल कर देना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल ही यूज़ करें। क्योंकि लॉन्ग टर्म देखा जाए जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम लोगों को, जो भी लड़कियों को, वो सिर्फ प्लास्टिक यूज़ करने पे आ रही है। कि अगर हम नेचुरल चीज़ें, जब हम इतना पैसा खर्च करते हैं हर चीज़ पे, तो हम अगर जो हम जिसको लीस्ट प्रायोरिटी मानते हैं उसको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। क्योंकि उससे ये रहेगा, आप अगर स्वस्थ नहीं हो, फिट नहीं हो, तो आपकी हर चीज़ रुकेगी। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं, आप कोई काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़
कि मेरा ये मानना है कि अभी जो एक टैबू है, हर लड़की, आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं कि जो लड़कियां खुद जाके नहीं ले सकती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है जो वेंडिंग मशीन है कि लड़कियां को खुद अप्रोच करें और हमारा घर घर तक हम उनको पहुंचाएं। घर घर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर लड़की जाके सक्षम नहीं, आज भी लोगों के हेजिटेशन है, लोगों में ये लगता है। तो हम चाहते हैं बहुत कम पैसे में उनको जितना वो इतना एक्सपेंड कर सकती है, उनको कम से कम उसमें वो प्रोवाइड करें, ताकि उनका हेल्थ भी अच्छा रहे और मेंटली वो फ्री होके आगे का काम करें, आगे की अपनी जर्नी करें। तो इसके लिए मैं जो संस्था से, एलएस संस्था से मिलकर हम लोग काम करें, मेरा रेतो फाउंडेशन है, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि लोगों को जोड़ें, घर घर तक पहुंचाएं, उनको इसकी अवेयरनेस के कई प्रोग्राम्स करेंगे आगे चल के, ताकि उन लोगों को सारा और उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि इंडिया में किसी चीज़ को प्रॉब्लम ये है कि हर, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको उनको यूज़ टू बनाना है। जब यूज़ टू हो जाएंगे तो उनको, उसके लिए हमको उनको बेनिफिट जो है उनको बताना पड़ेगा कि देखिए आप अगर यूज़ कर देंगे तो आपके साथ इस तरह से आपको लाभ मिलेगा, हर तरीके से लाभ मिलेगा। तो हम लोग एक पूरा ड्राइव चलाने जा रहे हैं सबके मिलके, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग अपने टारगेट पे सफल हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। आपकी जो बातें हैं इतनी इंस्पिरेशनल हैं कि मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जिन भी लड़कियों और महिलाएं जो देखेंगी वो हम लोगों के साथ संपर्क करके आगे बढ़ने के लिए आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगी। तो मैम, अगर हम लोग जिस तरह से आप बता रही हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें कोई भी महिला अगर हम लोगों के साथ जुड़ना चाहती है, कोई भी किशोरी इस बात से जो रूबरू होती है और उसको लगता है कि हाँ इस विषय पर काम होना चाहिए, तो आप उन महिलाओं और उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही चाहती हूँ सबसे पहले तो आप लोग अपने पैरों पे खड़े हों, और जो आपको गलत लगता है उसको गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आपके अगर मदर्स या आपके घर में जो भी बड़ी हैं, फीमेल्स हैं या जेंट्स हैं, कोई अगर आपको इसके लिए आपसे छुआछूत वगैरह करता है तो इसके आप खुल के बोलिए कि नहीं, ऐसा नहीं, और आप विद एग्जांपल बोलिए कि देखिए इसका कोई नहीं है। और मैंने पहले भी आपको इसी पॉडकास्ट में अभी बताया अभी कि आप उसमें देवी से जोड़िए। जब वो देवी को मानते हैं, इस चीज़ों को, पूजा पाठ को, तो उससे कामाख्या देवी का उनको एग्जाम्पल दीजिए कि आप उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि उसी तभी उन लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये हमारा काम है, ये हमारी लड़ाई है और हम ही को इसको लड़ना है, कोई दूसरा हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा। तो हम घर से शुरुआत कर सकते हैं, अपने ही जो घर के फैमिली मेम्बर हैं उससे उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस बारे में ये कहूँगी कि, और अब आएंगे इस पे कि जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह हैं, हम जो घर में अगर कोई आपको कहता है कि कपड़ा यूज़ करिए या कोई भी और साधन, तो उससे आप मना करिए कि नहीं, या आपको जो पॉकेट में नहीं मिलती है आप उससे जाके सैनिटरी नैपकिन को खरीदिए। प्रायोरिटी बेस पे करिए इस चीज़ को, क्योंकि ये आपकी हेल्थ है, आपकी उम्र है, आपको, आपका जीवन है। अपने जीवन को उस हिसाब से, अपने हिसाब से करना सीखिए। और क्योंकि आप अगर पीछे हटेंगे तो लोग आपको दबाते ही चले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो अपने को उस तरह से स्ट्रांग बनाइए, और पढ़ लिख के उस वहाँ तक पहुँचे, जो भी फील्ड में आप हैं उसमें आप स्ट्रांग बनिए, अपना अर्निंग का साधन बनाइए, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो। जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आपके घर वाले और सब कोई आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। तो तब आप खुल के आप कह सकते हैं और अपने मन का कर सकते हैं। और सबसे पहले अपना शरीर को स्वस्थ रखना ही आपका मेन मकसद है, क्योंकि आप ही आगे चल के, जो मैं लड़कियां हैं खासतौर से उनसे ये कहूँगी, आपको आगे चल के एक पूरा नियम प्रकृति को फॉलो करके फिर आपको भी मातृत्व का पूरा किरदार निभाना है। तो आप जब स्वस्थ रहेंगी तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, और वो आगे चल के एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में और समाज के रूप में आगे बढ़ेगा। तो जब आपका बेबी ही कमज़ोर होगा तो फिर आगे कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे का समाज या वो स्ट्रांग हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने खाने पीने पे ध्यान दें। मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगी कि जो मैंने अभी करीब 3-4 साल में मेरे पास कई केसेस आए कि लड़कियों को गॉल ब्लैडर का
स्टोन होता है, जो वो स्टोन रिमूव होता है उसके बाद वो कैंसरियस हो जाता है। तो मैं ख़ास तौर से लड़कियों से ये कहूँगी कि आप लोग अगर खाने पीने का मन करता है तो आप बाहर के प्रोडक्ट्स मत खाइए। और एक अजीनोमोटो एक आता है सॉल्ट, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी ख़राब करता है। वो स्लो पॉइजन का फ़र्क पड़ता है, उसका असर करता है। तो खाने पीने पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशियस चीज़ों को खाइए। जितना आप हेल्दी रहेंगे, आगे का लाइफ आपकी हेल्दी रहेगी, आप काम कर सकेंगे, आप खुश रहेंगे और आपका चेहरा भी ग्लो करेगा। क्योंकि भाई नारी का जो जुड़ाव होता है वो सौंदर्य से होता है। तो इन सब का कारण है कि आप पहले जब तक आप दिल से खुश नहीं होंगे तब तक आपका चेहरा चमक नहीं सकता। तो उसके लिए आपको इस पे ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक नारी की शक्ति है और नारी की पहचान भी। और धन्यवाद ऋतु खरे जी, आपका इस कार्यक्रम में आप आए और आपने महिलाओं और लड़कियों के लिए इतने सशक्त संदेश जो दिए हैं, मुझे लगता है कि हर लड़की इससे कुछ ना कुछ सीखेगी। यदि आपको भी हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, ये चर्चा पसंद आई हो, तो आप अपनी महिला मित्रों से इसको ज़रूर साझा करें। और इसके अलावा अगर आपके पास भी हो कोई माहवारी से रिलेटेड कहानी, तो उसके लिए भी हमारा ये चैनल आपका स्वागत करता है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं www.ampsngo.org पर, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों से भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। माहवारी से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसके लिए हम आपको फ्री कंसल्टेशन देते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले किसी और जो माहवारी के ऊपर काम और बात करने जा रहा है। और हम यही कहना चाहते हैं चलते चलते कि माहवारी भी है जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण में होगी हमारी हिस्सेदारी। नमस्कार।